A very warm welcome to all of you in my YouTube channel शिशिर सर क्लासेस। मैं आपकी नेहा मैम आपको थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री करने का प्रयास करने वाली हूँ। बोर्ड का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, सब प्रेशर कुकर की तरह उबल रहे होंगे। अरे भैया 2 महीने बाद बोर्ड है, अब क्या करें, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ भाई, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो अब क्या करें? अब वो बच्चे जो नेहा मैम तक पहुंच ही नहीं सकते, अपने दोस्तों से पूछ पूछ कर परेशान, यार तुमको ये भी आता है, तुमको वो भी आता है, काश मैं भी नेहा मैम से पढ़ पाता, मेरा घर तो इतनी दूर है, मैं तो जा ही नहीं सकता नेहा मैम के पास। तो भाई साहब, मेरा YouTube चैनल डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ लीजिए अपने नेहा मैम से फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर बैठे। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। अपने दोस्तों से अपने चैनल्स को शेयर कीजिए। इस चैनल, ये आपका चैनल है बेटा, ये मेरा चैनल नहीं है, ये आपका चैनल है। आपके लिए नेहा मैम और शिशिर सर ने बहुत मेहनत से एक चैनल बनाया है। दिन भर क्लास पढ़ाने के बाद थके हारे नेहा और शिशिर सर आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं। आप लोग उसे बहुत पसंद भी कर रहे हैं, अपने टॉपिक्स शेयर कर रहे हैं कि मैम ये टॉपिक नहीं आ रहा है या ये टॉपिक रिवाइज करवा दीजिए। तो आप लोगों के लिए ये हमने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म समझा फॉर रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर दोज हु कैन नॉट रीच टू अस। ठीक है, तो चलिए हम आज एक बहुत अच्छा टॉपिक आपके सामने लेकर के आए बेटा। बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक को अगर आपने समझ लिया तो साल भर नहीं पढ़ा ऑप्टिक्स कोई बात नहीं, ये पढ़ लिया तो कई सवाल आप ऑटोमेटिकली हल कर लेंगे। बेटा ये सवाल है आपका कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या है? इसका नाम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्यों पड़ा? क्या आपने मैथमेटिक्स में कार्टेशियन प्लेन सुना है? कार्टेशियन प्लेन में आपने देखा होगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन में और वर्टिकल लाइन जहां पर मीट करती है उसे आप लोग ओरिजिन बोलते हो, है ना। ओरिजिन से आप राइट साइड की तरफ जाते हैं तो आप सारे के सारे मेजरमेंट्स पॉजिटिव लेते हैं, और ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो सारे के सारे नेगेटिव लेते हैं मेजरमेंट्स। ओरिजिन से ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव मेजरमेंट्स और ओरिजिन से नीचे जाते हैं तो नेगेटिव मेजरमेंट। आप इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। आप इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस कहते हैं और इसे नेगेटिव वाई एक्सिस कहते हैं। क्या मैंने कोई नई बात बता दी? क्लास 10th के बच्चों को तो ये आता ही है। तो चलिए इसी को मैं आपको रिलेट करके दिखाने जा रही हूं कि क्यों साइन कन्वेंशन रे ऑप्टिक्स में कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। बेटा रे ऑप्टिक्स में जो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है उसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, और आपने देखा होगा चाहे मिरर हो चाहे लेंस, हम इस प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर उसको खड़ा करते हैं, है ना। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन जो यहाँ पर वाई एक्सिस का काम कर रही थी वो हमारा मिरर या लेंस करता है। बेटा ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में खड़ा करते हैं। अब सवाल करेंगे आप कि क्या मैं राइट हैंड साइड में नहीं खड़ा कर सकता मैम? मेरा जवाब वही है बेटा जो हमेशा से रहता है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। कुछ भी हमारे साइंस में मैंडेटरी नहीं होता, कॉन्सेप्चुअल होता है। हाँ, राइट हैंड साइड में आप खड़ा, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में खड़ा करेंगे तो आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट हैंड साइड में करनी पड़ेगी, और अगर राइट हैंड साइड में आप ऑब्जेक्ट को खड़ा करते हैं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस राइट हैंड साइड में करना पड़ेगा। हम लोगों ने पूरा का पूरा रे ऑप्टिक्स जो है लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट को खड़ा करके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस करके ही तो पढ़ा है। लेकिन अगर आपका मन है कि आप राइट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट रखना चाहते हैं तो आप अपने मिरर को घुमा दीजिए और घुमा करके राइट हैंड साइड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर लीजिए। ठीक है, आप बहुत बुद्धिमान है, अगर आप वो सोच सकते हैं तो आप ये सारा कॉन्सेप्ट भी रिवर्स करके सोच सकते हैं। तो देखिए, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है तो इंसिडेंट रे जाहिर सी बात है यूं जाएगी, है ना। यूं जाएगी तो मिरर से यूं टकराएगी। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। हमारा साइन कन्वेंशन कहता है कि कोई भी डिस्टेंस अगर आपको नापनी है तो नापने के लिए आप पोल से जाइएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कार्टेशियन प्लेन में हर डिस्टेंस को ओरिजिन से नापते हैं। अगर आपको -2,2 बनाना है तो मेरे बच्चों ओरिजिन से ही तो आप -2 जाएंगे और -2 + 2 यहां जाएंगे, तो आप कहते हैं कि मैम ये हो गया हमारा -2 + 2। अब आप खुद सोचिए कि इस पॉइंट को प्लॉट करने के लिए बार बार आप ओरिजिन से गए हैं ना, है ना, बीच रास्ते में कहीं से नहीं चले गए। उसी तरीके से बेटा कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में भी आपको कोई भी डिस्टेंस नापनी है तो आप
जाएंगे। कहां से जाएंगे? पोल से जाएंगे। ठीक, पोल आपका घर है। समझ में आ रही बात? जैसे आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी शादी ब्याह बर्थडे, तो आप सबसे पहले अपने घर जाते हैं, सड़क से ही नहीं निकल लेते, है ना। सबसे पहले घर जाते हैं, नहाते धोते बढ़िया से ड्रेसअप करते हैं, परफ्यूम छिड़कते हैं, और तब हम उसके बर्थडे में जाते हैं, या तब हम अपने दोस्त की शादी में जाते हैं, या तब हम अपनी नानी के घर जाते हैं पैकिंग वगैरह करके। क्या कभी आप सड़क से ही नानी के घर चले गए हैं? सड़क से ही शादी में चले गए हैं? आप दिन भर काम कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, और वहीं से आप चले गए शादी में बिना कुछ तैयारी किए? हाँ, ऐसे भी कई लोग होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, वो जहां है वहीं से चले जाते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट लोग क्या करते हैं? घर आकर तैयार होकर के जाते हैं। माने कहीं भी जाना है तो कहां से जाना है? घर से जाना है। तो यहां पर भी आपको कहीं भी जाना है, किसी भी दूरी को नापनी है, तो कहां से नापनी है? पोल से नापनी है। याद रखिएगा मेरे बच्चों, यही आप मिस्टेक करते हैं। आप भूल जाते हैं कि आपको वो दूरी नापने के लिए कहां से अपनी यात्रा की शुरुआत करनी है। कहां से शुरुआत करनी है बच्चों? पोल से शुरुआत करनी है। अब देखिए क्या जादू मैं आपको दिखाने वाली हूं। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है। साइन कन्वेंशन कहता है कि कोई भी दूरी नापने के लिए यदि आप इस दिशा के विपरीत गए तो आपको वो दूरी निगेटिव में नापनी पड़ेगी। जैसे ये ऑब्जेक्ट खड़ा है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट की दूरी नापने के लिए आपको पोल से चलना है, तो आप पोल से चलोगे तो आपको विपरीत चलना पड़ रहा है। देखिए, इंसिडेंट के विपरीत चलना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कहता है कि ऑल द डिस्टेंसेस measured opposite to the direction of incident rays will be taken negative, means u हमेशा नेगेटिव होगा। और अगर आप किसी भी दूरी को नापने के लिए राइट हैंड साइड में जा रहे हैं तो आप देखिए उसी दिशा में चल रहे हैं जिस दिशा में इंसिडेंट रे चल रही है। तो साइन कन्वेंशन कहता है all the distances measured in the direction of incident ray will be considered positive। ये नियम आपको याद हो गया। इंसिडेंट के विपरीत जितनी भी दूरियां आप नापोगे नेगेटिव में लेना, इंसिडेंट के तरफ जितनी भी दूरियां आप नापोगे उसे पॉजिटिव लेना। दूसरा रूल क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितने भी डिस्टेंसेस नापिएगा पॉजिटिव लीजिएगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जितने भी डिस्टेंसेस नापिएगा नेगेटिव लीजिएगा। क्या आपको ये इससे मिलता जुलता नहीं दिख रहा है? ये देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, देखिए ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव, ओरिजिन से नीचे नेगेटिव, प्रिंसिपल पोल से इस तरफ पॉजिटिव, ओरिजिन से इस तरफ पॉजिटिव, पोल से इस तरफ नेगेटिव, ओरिजिन से इस तरफ नेगेटिव। जब सब कुछ इतना मैच कर रहा है तो इसके नाम में हमने कार्टेशियन लगा दिया। इसीलिए हम साइन कन्वेंशन का पूरा नाम बोलते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किन किन बातों का खास ख्याल रखना है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब इसको लागू करके मैं आपको बताने जा रही हूं कि हर मिरर के लिए U, V, F और मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे ली जाती है। आपने पढ़ा होगा बेटा, प्लेन मिरर में हमारा केस कितना बनता है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने रखते थे तो इमेज आपको बिहाइंड मिरर मिल रही थी, और बिहाइंड मिरर का मतलब वर्चुअल इमेज। आपने अगर नेचर ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर पढ़ा है तो चार नेचर बेसिकली आपको मिलता है। पहला कि इमेज वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब ऊपर की तरफ, ऑब्जेक्ट ऊपर तो इमेज भी ऊपर, है ना। अच्छा, पहला नेचर क्या था? वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा नेचर क्या था? ऑफ इक्वल साइज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी इमेज मिल रही थी प्लेन मिरर के केस में। तीसरा नेचर आपको मिला था कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, माने जितनी दूर ऑब्जेक्ट था उतनी ही दूर मिरर के पीछे आपको इमेज मिल रही थी, माने U और V इक्वल थे। और चौथा आपने पढ़ा था कि लेटरल इन्वर्जन मिलता है प्लेन मिरर में, और लेटरल इन्वर्जन के बारे में मैंने आपको एक लेक्चर में समझाया है। तो अगर इतनी सारी बातें आपको मालूम है तो अपने साइन कन्वेंशन का रूल लगाइए ना। यहाँ पर देखो रूल क्या कहता है कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन। अब इसकी इमेज बेटा यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, उतनी ही दूरी पर मिलेगी जितनी दूरी पर आपका ऑब्जेक्ट है, इजंट इट? तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो निगेटिव में लेंगे। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मेजर करने के लिए आपको विपरीत चलना पड़ रहा है ना। यहाँ पे भी अगर आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंगे तो निगेटिव लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट की दूरी नापने के लिए आपको पोल से विपरीत चलना पड़ रहा है। यहाँ पर भी आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखिए विपरीत चलना पड़ रहा है, इसलिए U को निगेटिव लेंगे।
यू तो सबको समझ में आ गया होगा कि हमेशा निगेटिव क्यों लेना है, क्योंकि यू की दूरी नापने के लिए आपको पोल से विपरीत दिशा में चलना पड़ रहा है। किसके विपरीत? इंसिडेंट की डायरेक्शन के विपरीत। अब अगर हम v की चर्चा करें तो बेटा इसका v देखो नापने के लिए आपको इधर चलना पड़ रहा है, ये देखिए इस दिशा में, और ये दिशा ही तो इंसिडेंट की दिशा है, तो v हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका v हमेशा पॉजिटिव होगा। अच्छा, u निगेटिव हो गया, v पॉजिटिव हो गया। इसके फोकल लेंथ की बात कर ले बेटा। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कोई बता सकता है मुझे क्या होगा? किसी को पता है कि फोकल लेंथ कहां से कैसे मिलती है? बेटा फोकल लेंथ हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस होती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में टर्म्स के तौर पर समझाया था कि बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर है जिस स्फीयर से आपने मिरर को काट के निकाला है। ठीक है, अगर मैं आपके सामने एक इतना छोटा इतना गोल आप कह सकते हैं, ये देखो इसका कर्व बहुत ज्यादा है ना, एक ये मैंने टुकड़ा रखा और एक मैंने आपके सामने ये टुकड़ा रख दिया, ये देखो ये थोड़ा सा कर्व है, इसका कर्व ज्यादा है, इसका कर्व कम है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा इसका स्फीयर बड़ा होगा कि इसका स्फीयर बड़ा होगा, तो आप कहेंगे मैम इसका स्फीयर तो बहुत छोटा होगा क्योंकि इसका जो है कर्व ज्यादा है। बेटा कर्व जितना ज्यादा उतना छोटा स्फीयर, और इसका स्फीयर बहुत बड़ा होगा। देखो ये देखो ये देखो, अगर आप इसको बढ़ाते चले जाएं तो इसका स्फीयर आपको बहुत बड़ा मिलेगा। तो माने देखो मिरर का साइज तो मैंने सेम लिया है लेकिन कर्व चेंज कर दिया, ये कम कर्व का है, ये ज्यादा कर्व का है। तो जो जितना ज्यादा कर्व, जिसका कर्वेचर जितना ज्यादा, उसका स्फीयर उतना छोटा। स्फीयर छोटा तो बेटा सेंटर भी तो नजदीक मिलेगा। अगर स्फीयर छोटा तो सेंटर नजदीक, और सेंटर और मिरर के मिड पॉइंट के बीच की दूरी फोकस होती है। तो जितना छोटा स्फीयर उतना नजदीक सेंटर ऑफ कर्वेचर और उतना ही छोटा फोकस। जितना कम कर्व उतना बड़ा स्फीयर और उतनी ही दूर फोकस, और जितनी दूर सेंटर ऑफ कर्वेचर उतनी ही दूर फोकस। समझ में आ रही बात? तो अब आप सोचो कि जो प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर प्लेन क्यों है? प्लेन इसलिए है मेरे बच्चों क्योंकि इसका जो कर्वेचर है ना, ये देखो ये कर्वेचर जो है ना, उसको हम धीरे धीरे कम करते चले गए। कर्वेचर कम करते चले जाएंगे तो मिरर हमारा, जो स्फीयर हमारा है वो बड़ा होता चला जाएगा, है ना। ज्यादा कर्वेचर देखो, ज्यादा कर्वेचर तो छोटा सा स्फीयर, और बड़ा कर्वेचर कर दिया तो बड़ा सा स्फीयर हो गया, और सीधा कर्वेचर कर दिया तो और बड़ा स्फीयर हो गया। तो बेटा प्लेन मिरर को मानते हैं कि ये बहुत 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 बड़े स्फीयर से काटा गया हिस्सा है। इतना बड़ा स्फीयर कि इसका सेंटर कहां पर है? इन्फिनिटी पर है। अब इतने बड़े स्फीयर से आप टुकड़ा काटोगे तो उसका स्फीयर उतना ही, उसका जो कर्वेचर होगा वो उतना ही कम होगा। कर्वेचर जब इनफाइनाइटली स्मॉल होगा तो स्फीयर इनफाइनाइटली लार्ज होगा। आप देख रहे हैं कि कर्वेचर का स्फीयर के साइज से इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। ग्रेटर द कर्वेचर स्मॉलर द स्फीयर, लेसर द कर्वेचर ग्रेटर द स्फीयर। तो जितना बड़ा आपका जितना कम कर्व उतना बड़ा स्फीयर। तो इनफाइनाइटली स्मॉल कर्व है ये, इसीलिए लगभग स्ट्रेट है ये, है ना। जो लगभग स्ट्रेट माने बहुत 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 बड़ा स्फीयर का हिस्सा रहा होगा। इतना बड़ा स्फीयर जिस तक हमारी पहुंच ही नहीं पहुंच पा रही है। इन्फिनिटी पर उसका सेंटर है, और बेटा अगर इन्फिनिटी पर सेंटर है तो फोकस भी तो उसी के मिड पॉइंट पर होगा। इन्फिनिटी का आधा इन्फिनिटी, है ना। तो इसका फोकस कहां पर होगा? इट्स फोकस लाइज एट इन्फिनिटी। हमेशा याद रखिएगा कि प्लेन मिरर का फोकस कहां लाई करता है? इन्फिनिटी पर लाई करता है। क्यों लाई करता है? मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम ये कौन सा मिरर है मेरे बच्चों? ये देखो, ये बल्जिंग सरफेस है तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। देखो ये कॉन्वेक्स मिरर है। अगर कॉन्वेक्स मिरर के वी की बात हम करें तो बेटा आपने कॉन्वेक्स में पढ़ा होगा कि कॉन्वेक्स में ऑब्जेक्ट चाहे जहां रख दीजिए आप, इमेज आपको कहां मिलती है? यहां पर कहीं आपका होता है, ये देखो यहां पर कहीं होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां मिलेगा? जिस तरफ आपका स्फीयर कंप्लीट होगा उसी तरफ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा ना, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फोकस होता है। ठीक, तो इसका फोकस, इसका जो, अगर हम इसके वी की बात करें तो इसकी सारी की सारी इमेज आपको पोल से फोकस के बीच में मिल जाती है। छोटी होती चली जाती है ना, छोटी होती चली जाती है, और जब आप इन्फिनिटी पर आते हैं तो हाईली डिमिनिश्ड इमेज मिल जाती है। अगर आपने
कॉन्वेक्स के सारे केसेस को ध्यान से पढ़ा है तो कॉन्वेक्स के दो केसेस आप लोगों को मेनली पढ़ाए जाते हैं कि ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं रखा है, पोल से इन्फिनिटी के बीच में इमेज आपको मिलती है, पोल से फोकस के बीच में डिमिनिश्ड, और जब आप इन्फिनिटी पर पहुंच जाते हैं तो इमेज आपको मिलती है एट फोकस हाईली डिमिनिश्ड। इसका मतलब इमेज आपकी पोल से फोकस के बीच में ही रेंग रही है ना। और जब भी आपको इमेज की दूरी नापनी होगी आप कहां जाएंगे, पोल से इस दिशा में जाएंगे, इजंट इट। जब आप पोल से इस दिशा में जाएंगे तो ये सेम एज दैट ऑफ इंसिडेंट रे हो गया ना, जिस दिशा में इंसिडेंट चल रही है उसी दिशा में आपको v नापने के लिए जाना पड़ रहा है, तो v आपको क्या मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। आपने देखा कि प्लेन में भी v पॉजिटिव है और कॉन्वेक्स में भी v पॉजिटिव है। अच्छा जरा इसका फोकल लेंथ देख लें बेटा, इसका फोकल लेंथ नापने के लिए आपको पोल से इस दिशा में f की तरफ जाना पड़ेगा। अगेन आप देखिए आप किस दिशा में जा रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो इसका f भी पॉजिटिव होगा। अब चलिए इस पर आ जाइए, ये थोड़ा सा बेटा आपको ध्यान से देखना होगा। आपको पता है कि ये जो हमारा कौन सा मिरर है, ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ये पोल है। अगर इसका सर्किल इधर हो रहा है तो बेटा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लगभग यहाँ पर है और फोकस लगभग यहाँ पर है, ठीक। अगर आपको इसका V समझना है तो जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, इसका V कैसे मिलेगा आपको। आपको पता है पोल से लेकर के जब आपका ऑब्जेक्ट मूव करता है, पोल से फोकस की तरफ जाता है, जब ऑब्जेक्ट पोल से फोकस की तरफ जाता है तो इमेज आपको यहां मिलती है, बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी, माने पोल से फोकस की तरफ आप जाते हैं तो इमेज वर्चुअल लेकिन मैग्नीफाइड आपको मिलती है। माने वर्चुअल इमेज जब मिल रही है, v माने इमेज डिस्टेंस, तो वर्चुअल इमेज जब मिल रही है तो आपको इधर जाना पड़ेगा, तो v आपको पॉजिटिव मिलेगा, इजंट इट। तो फॉर वर्चुअल v इज पॉजिटिव। अच्छा जब आप फोकस पर आ जाएंगे, जब आप फोकस पर आ जाएंगे तो इमेज कहां मिलती है, फोकस पर आने पर आपको इमेज मिलती है एट इंफिनिटी बिहाइंड c, c के पीछे कहां मिलती है इमेज, c के पीछे मिलती है एट इंफिनिटी। इंफिनिटी मिलेगा ही नहीं हमको, हम चाहे जितनी लंबी लाइन खींचते चले जाए, तो हाईली मैग्नीफाइड एट इंफिनिटी और रियल इमेज हमको मिलती है। तो जब रियल इमेज आपको मिल रही है तो इमेज को नापने के लिए आपको इस दिशा में जाना पड़ रहा है, इजंट इट। ये देखो इस दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और जैसे जैसे आप फोकस से दूर होते चले जाते हैं, जैसे जैसे आप फोकस से दूर होते चले जाते हैं, आपकी इमेज हाईली से कम होती जाती है। आप और छोटे हो गए और छोटे हो गए और छोटे हो गए, आप पीछे होते चले जा रहे हैं। और जैसे ही आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आते हैं, बड़ा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आते हैं आपकी इमेज छोटी होते होते ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाती है। ये आपने केसेस में ध्यान से पढ़ा होगा मेरे बच्चों। और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे भी अगर आप चलते चले जा रहे हैं तो आपकी इमेज और छोटी होती चली जाती है, और छोटी होती चली जाती है, और छोटी होती चली जाती है। और जब आप इन्फिनिटी पर पहुंच जाते हैं तो इमेज आपकी फोकस पर हाईली डिमिनिश्ड हो जाती है। इसका मतलब कि कॉनकेव मिरर जो है वो वर्चुअल की इमेज भी दिखा रहा है आपको, रियल की इमेज भी दिखा रहा है आपको, और इक्वल की इमेज भी दिखा रहा है आपको, इक्वल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर दिखा रहा है। तो जब ये वर्चुअल इमेज दिखाएगा तो आपको पॉजिटिव v लेना है, और जब आपको रियल इमेज दिखाएगा तो आपको v निगेटिव लेना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके न्यूमेरिकल में सवाल में दिया है कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, तो आपको v जो है पॉजिटिव में लेना है। अगर आपका क्वेश्चन कहता है कि ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, तो आपको v निगेटिव लेना है। अगर आपका क्वेश्चन कहता है v फोकस से लेकर इंफिनिटी तक पीछे जाता चला जा रहा है, बियॉन्ड फोकस है, तो आपको इमेज निगेटिव लेना है। तो v को कब पॉजिटिव लेना है, कब निगेटिव लेना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा हम फोकल लेंथ की बात कर ले, तो बेटा फोकल लेंथ इसकी नापने के लिए आप देख सकते हैं कि आपको अपोजिट टू इंसिडेंट रे आना पड़ रहा है ना। फोकस तो यहाँ है ना, तो आप उल्टा ही तो चलोगे आप, तो फोकस इसका हमेशा आपको निगेटिव मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर साइन कन्वेंशन फॉर ऑल द 3 मिरर्स। अगर आप लेंसेज की बात करते हैं तो लेंसेज में भी सेम नियम चलेगा बेटा। लेंसेज के क्या नियम चलेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। सेम कॉन्सेप्ट, सेम नियमों के साथ,
सेम तरीके से आपको लेंस के साइन कन्वेंशन समझाऊंगी। अभी आप ये सारी चीजें अपनी कॉपीज में नोट डाउन करिए। मेरा नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो मैं मैग्निफिकेशन पर बनाने वाली हूं। आप जो नंबर बोलेंगे उस नंबर की मदद से मैं आपके केस का पूरा डायग्नोस कर दूंगी। आप जो भी नंबर मुझसे कहेंगे मैं उस नंबर को सुनते ही आपको बता सकती हूं कि कौन सा मिरर है, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है और इमेज कहां बन रही है। और आपको लगता है ये जादू सिर्फ मैं कर सकती हूँ? नहीं मेरे बच्चों, ये जादू मैं आपको करना सिखाने वाली हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बेटा एक क्वेश्चन जरूर आपको दिया जाएगा। द मैग्निफिकेशन ऑफ अ नंबर इज ऑफ अ मिरर इज दिस थिंग। कोई भी नंबर दे देगा, जो मन सो नंबर दे देगा। द मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर इज, मान लो -1.5। तो व्हाट इज द नेचर एंड पोजिशन ऑफ इमेज? एक नंबर से कोई कैसे पता लगा सकता है कि नेचर और पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी? मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे पता लगाया जा सकता है। और बिलीव में मेरे बच्चों कि आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये बताने के लिए कि उस नंबर से मिरर कौन सा है, नेचर क्या है और पोजीशन क्या है। मेरे वीडियोस को देखते रहिए और लाइक करते रहिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।